चलो निकालो शब्दावली, आज लेकर आए हो? इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आज वर्तनी शुद्धिकरण। वर्तनी शुद्धिकरण के लिए तो मैं आपका निकाल लेती हूँ। अभ्यास सेट 1 निकालो। इसके साथ आपको अभ्यास करना है, ठीक है? घर जाके आप लोगों ने अभ्यास किया था, मैंने पहले दिन बताया था, किया कि नहीं किया? चलो देखो, पहला शब्द दिया है हमारा अर्पण। अर्पण का अर्थ होता है किसी चीज को प्रदान करना या देना। दूसरा शब्द है हमारा उज्ज्वल। तो उज्ज्वल के सामने आप लिखिए उत प्लस ज्वल। इससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच से यानी इनमें संधि हुई है और तब ये शब्द बना है उज्ज्वल। अगला शब्द है हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द हमारा बना है आसी ही प्लस वाद से। तो आशीर्वाद का मतलब होता है शुभ वचन, ठीक है? शुभ वचन, किसी के लिए अच्छे वचन बोलना। अगला शब्द है अनधिकार। अनधिकार का मतलब होता है जिस पर अधिकार न किया गया हो। तो ये किससे बना है? अन प्लस अधिकार से। अन प्लस अधि प्लस कार से मिलकर बना है अनधिकार। तो इससे आपको पता चलेगा इसमें उपसर्ग भी कौन कौन से हैं, ठीक है? अगला शब्द है हमारा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब हो जाएगा जो नहीं जानता है या जो ना जानने वाला है। तो ये किससे बना है? अन प्लस अभिज्ञ से बना है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, ठीक है? तो अभिज्ञ का मतलब जानने वाला, अनमाने नहीं। तो जो नहीं जानने वाला है उसे क्या कहेंगे? अनभिज्ञ कहेंगे, ठीक है? अगला शब्द है हमारा कवयित्री। कवयित्री शब्द में, कवित्री शब्द का मतलब होता है वह स्त्री जो कविता करती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब हम कवित्री बोलते हैं तो शब्द होता है हमारा कवि, ठीक है? कवि में व के ऊपर आपको ई की मात्रा देखने को मिलती है, लेकिन जो कवित्री शब्द है इसमें आपको व के ऊपर ई की मात्रा देखने को नहीं मिलती, वही आपका सही होगा, ठीक है? हम अक्सर गलती कर देते हैं, कवित्री कर देते हैं, व पे भी ई की मात्रा, तो हमें ये ध्यान रखना है इसको करते समय। अगला शब्द है हमारा कालिदास। कालिदास नाम है कवि का। इसमें हमें ये याद रखना है कि ल के ऊपर जो ये मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा है, तो ये कालिदास है, ना कि कालीदास, ठीक है? अगला शब्द आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसका संबंध इतिहास से हो। तो ये बना है हमारा इतिहास शब्द से मिलकर। इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ा है। इतिहास में इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय जोड़ने से ये हमारा जो ई है किस में बदल जाता है? आय में बदल जाता है। अब ये कैसे बदला, किस तरह से बदला, तो इसके बारे में हम जब प्रत्यय पढ़ेंगे उस समय हमें पता चल जाएगा, ठीक है? अगला शब्द है हमारा आहार। आहार भोजन को कहते हैं, इसका अर्थ होता है भोजन। तो ये आहार, इसमें बड़ा आ ही हमारा आएगा, तब हम इसे लिखते हैं, ठीक है? अगला शब्द है हमारा ज्योत्सना। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी, या हम कहें ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। इस शब्द को याद रखने के लिए, इसकी वर्तनी याद रखने के लिए आपको याद रखना है
कि ज्योत्सना, जब हम लिखते हैं ज्यो, इतना तो हमें पता चल जाता है, तो इसमें आधा स होगा, आधा त होगा और आधा श होगा, यानी आधा त और आधा श दोनों ही क्या होंगे, आधे होंगे, और उसके बाद ना, तो ज्योत्सना इस तरह से हमारा शब्द बन जाएगा। हम अक्सर क्या करते हैं कि त तो हम आधा कर देते हैं लेकिन स हम पूरा लिख देते हैं, तो इसमें गलती हो जाती है। तो हमें फोकस इस बात पे करना है कि ज्योत्सना में त भी आधा है और स भी आधा है, तो इस तरह से याद रहेगा। अगला शब्द है हमारा हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब होता है, देखो हस्त प्लस क्षेप से बना है। हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी की बात में इंटरफेयर करना, यानी अपना हाथ किसी के सामने, मान लो कोई काम कर रहा है, कोई बात कर रहा है, हम जबरदस्ती जाके अपनी टांग अड़ा दे रहे हैं उसमें, इसी चीज को कहते हैं हस्तक्षेप। तो इसमें दो शब्दों को ऐसे तोड़ लीजिए, हस्त प्लस क्षेप, इस तरह से आप लिखिएगा, बहुत आता है परीक्षा में। अगला शब्द है हिरण्यकशिपु। ध्यान देना, हिरण्य का मतलब होता है सोना। सोना मतलब जो चांदी वाला सोना होता है, धातु होता है, ठीक है, वो होता है। कशिपु, तो हिरण्यकशिपु का मतलब होता है सोने का बिस्तर, मतलब जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड से बना हुआ बिस्तर जो होता है उसे कहते हैं हिरण्यकशिपु। तो इसमें आपको याद रखना है, ये सिपु होता है। हम नाम लेते हैं हिरण्यकश्यप, हमारे दिमाग में रहता है शायद वही सही होगा, तो ये वो शब्द नहीं है, ये शब्द आता है जिसका अर्थ है गोल्ड का बिस्तर, यानी सोने का बिस्तर। तो हिरण्यकशिपु, सिपु वाले पॉइंट को याद रखना है, इसको वर्तनी को याद रखते हुए, बहुत आता है ये आपकी परीक्षा में। अगला शब्द है आपका आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द है आपका अध्यात्म। अध्यात्म में एक प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। अब ये अध्यात्म शब्द है, ये भी दो उपसर्ग से मिलकर बना है, अधि प्लस आत्म, अधि प्लस आत्म, ठीक है। तो उसमें हमारा ये एक जुड़ गया, इस तरह से आ जाता, पहले ये जुड़ा फिर उसके बाद ये, तो आध्यात्मिक शब्द हमारा बनता है, जिसका मतलब होता है कि जो आत्मा से संबंधित है। अधि प्लस आत्म, आत्म का मतलब होता है आत्मा से, जो आत्मा से संबंधित है, अध्यात्म, और इक मतलब उसका आध्यात्मिक, यानी आत्मा से संबंधित होना। अगला शब्द आएगा हमारा अस्वीकार। अस्वीकार का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। तो ये किससे मिलकर बना है, अ प्लस स्वीकार से मिलकर बना है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, अ उपसर्ग है। तो अस्वीकार मतलब मना कर देना, किसी चीज को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। चलो, तो ये आपको पता चला। अगला शब्द है हमारा उन्मिलित। उन्मिलित शब्द कहते हैं, जैसे खुला हुआ होता है ना, उसके लिए प्रयोग करते हैं, खुला हुआ। उन्मिलित को आपको याद रखना है कि ये उन, इसमें हमारा ये उन आधा है रहेगा, और मीलित, मीलित इस तरह से याद रखना है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, उन मीलित। जब किसी शब्द को आपको याद रखना है वर्तनी को, तो चाहे आपको उसे 3 टुकड़ों में याद रखना पड़े, चाहे 2 टुकड़ों में याद रखना पड़े, जब आप उसके टुकड़े करके याद रखते हैं तो आपको उसकी सही वर्तनी याद हो जाती है। अगर आप पूरी वर्तनी लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत होती है ना। तो जब भी कभी कोई शब्द ऐसा आए कि कैसे इसको याद करना है, तो उसके ऐसे टुकड़े करके याद रख सकते हैं। अगला शब्द है हमारा अनुगृहीत। अनुगृहीत का मतलब होता है एहसान मानने वाला, ठीक है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस ग्रहीत। ग्रहीत का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। तो जो किसी का एहसान ग्रहण करता है, एहसान को मानने वाला, उसे अनुग्रहीत कहते हैं। अगला शब्द है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि यह भी एक कवि का नाम है। तो जैसे हमने कालिदास नाम देखा, इसके बाद दूसरा नाम आ रहा है हमारे सामने, वाल्मीकि। इसमें हमें याद रखना है, माँ पर बड़ी ई की मात्रा है और क पर छोटी ई की मात्रा, यही इसमें आपकी गलती आती है, और अक्सर आपकी परीक्षा में ये आता है ये शब्द। तो वाल्मीकि इस तरह से याद करेंगे। अगला शब्द है विरहिणी। विरहिणी शब्द बना है हमारा विरह प्लस इणी से, यह शब्द है। अब इसमें छोटी ई की मात्रा है ना, विरहिणी यानी विरह शब्द पर, विरह का मतलब होता है जब हम प्रेमी या प्रेमिका से दूर होते हैं तो उससे मिलने के लिए जो हमारे मन में दर्द उत्पन्न होता है, तो उसे हम विरह कहते हैं।
और यह विरहिणी का मतलब हो गया वह स्त्री जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए दुखी है, तो उसे विरहिणी बोल देते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, विरहिणी, इस तरह से आप इसे याद करेंगे। अगला शब्द है अधीन। अधीन शब्द बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में आता है। एक तो वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है, ऊपर से इसे वाक्य शुद्धिकरण में भी रख देते हैं। तो अक्सर हम इसे अधीन कर देते हैं और हम बोलते भी अधीन है, वो उसके अधीन था ऐसे कह देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अधीन नहीं होगा, अधीन होगा। अब इसे याद करने का तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे क्या होगा, अगर परीक्षा में मान लो आपसे आ जाए कि अधीन की वर्तनी आपको शुद्ध करनी है। अब एक लिखा हो अधीन, एक लिखा हो अधीन। आप भले ही यहाँ से कितना याद करके गए कि अधीन अधीन, क्योंकि जो आप अपने दिमाग में दोहराते हो पहले से, आपको अधीन ही दिखेगा, तो वहाँ पे गलती हो जाती है। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको बता देती हूँ। अधीन शब्द का अर्थ क्या होता है? एक तरह से गुलाम, ठीक है, जो किसी के अंडर में है उसी को तो कहते हैं अधीन, यानी गुलाम। तो गुलाम और मालिक का संबंध अगर हम देखें तो गुलाम बड़ा होगा मालिक से या छोटा होगा? छोटा होगा, तो यानी गुलाम छोटा है। जिसका अर्थ गुलाम है उसमें अ जो है वो छोटा है, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। अगर आपने आ लगा दिया, नहीं बड़ा होगा नहीं, तो आपको याद रहेगा अधीन, इस तरह से याद करना है, ठीक है। अगला शब्द आता है हमारा आवश्यक। आवश्यक मतलब जरूरी होता है, और ये तो बहुत सरल शब्द है, इसे आप आसानी से लिख ही पाते होंगे। अगला शब्द है गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा हुआ है, ठीक है। इससे शब्द बनता है गृहस्थी। गृहस्थी का मतलब होता है घर परिवार, ठीक है। इसका विलोम शब्द भी पूछा जाता है, तो गृहस्थ का विलोम क्या होगा? संन्यास या सन्यासी? सन्यासी। तो ये ध्यान रखना, विलोम में भी आता है ये शब्द। तो गृहस्थ का विलोम हो जाएगा सन्यासी। सन्यासी का मतलब वह व्यक्ति जो सन्यास ले चुका है, और गृहस्थ का मतलब वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा हुआ है, ठीक है। अगला शब्द है हमारा गरिष्ठ। गरिष्ठ का मतलब होता है कठिनाई से पचने वाला भोजन, यानी वह भोजन जो तला भुना होता है, तो या कठिनाई से जो पचता है, जो आप बाहर खाते हो, गरिष्ठ भोजन, ठीक है, समोसे पकौड़े और ये सब चीज़, तो वो गरिष्ठ में आता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि कठिनाई से पचने वाला भोजन ही गरिष्ठ कहलाता है, ठीक। याद रखिएगा इसे, यह वो शब्द आता है। तो ये जो मैंने आज आपको बताए हैं यहाँ पर ये शब्द, इन्हें आपको दोहराना है, याद करना है। अब इसी में एक छात्र ने यहाँ पर एक शब्द पूछा है कि इसका उच्चारण क्या करेंगे। दो शब्द दिए हैं, तो ऑनलाइन क्लास में छात्र ने प्रश्न भेजा था कि इस शब्द का उच्चारण क्या करेंगे और इस शब्द का उच्चारण क्या करेंगे। जरा बताओ तो आप लोग क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये है आह्लाद, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आह्लाद होता है, आह्लाद नहीं पढ़ेंगे, है ना, पूरा ह नहीं पढ़ेंगे, आह्लाद, ह जल्दी से बोलेगा। और ये है अट्टालिका। अब अगर हम इस ट का पूरा उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? अट्टालिका, ठीक है। तो ये अट्टालिका नहीं है, ये अट्टालिका है। जैसे हम खट्टा बोलते हैं ना, डबल ट आता है, तो ऐसे ही ये अट्टालिका है, ठीक है, इसका उच्चारण। तो उच्चारण पूछा था कि इसका उच्चारण क्या होगा, तो बता दिया है, ठीक है। इसी तरह से याद करिएगा इन सारे शब्दों को। तो ये आपकी वर्तनी है, इसको भी हर दिन जो ये सेट दिए हुए हैं हर दिन अभ्यास करिए। और अगर आप ईमानदार छात्र हैं तो मुझे दिखा दिया करना कि मैम हम यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं और देखो इतने सारे शब्द हमने सही कर लिए, ठीक है। अब ये मर्जी है आपकी। वैसे मेरा अगर मूड घूमा तो मैं आपसे कह सकती हूँ होमवर्क दे के दिखाओ मुझे, फिर उस दिन के बाद अगले दिन से आप क्लास में दिखोगे नहीं, तो फिर मैं इसलिए छोड़ देती हूँ। मैंने चलो जाने दो, कुछ दिन आ तो जाएंगे पढ़ने के लिए कम से कम, है ना। तो चलो, हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हमने स्वर का वर्गीकरण कर लिया था। आज हम करेंगे व्यंजन। लिखो, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम व्यंजन की। तो स्वर में स्वर से संबंधित किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, कहीं कोई प्रश्न हो
कि मैम ये वाला स्वर से संबंधित, बस व्यंजन की बात नहीं कर रहे हम अभी। आगे बढ़े तो चलो, तो स्वर में अभी पहले हम कुछ चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे। तो लिखो, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, इसमें पहली लाइन से लिखना, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए। अगली लाइन से लिखिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम कम से कम 5-6 लाइन लिखने वाले हैं ना, 5-6 पॉइंट लिखेंगे, तो उसी हिसाब से लिखिएगा। अगली लाइन से लिखिए, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। पूर्ण विराम लगा के इसी में लिखना है, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। संभव नहीं है। पूर्ण विराम लगा के इसी में लिखना है, बिना स्वर वाले व्यंजन में, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। सामने देखकर लिखना, बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। सामने देख के लिखना है। हल का मतलब ब्रैकेट में, ठीक है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है, जिसे आधा व्यंजन, जिसे आधा व्यंजन, जिसे आधा व्यंजन अथवा व्यंजन का वास्तविक रूप, जिसे आधा व्यंजन अथवा व्यंजन का वास्तविक रूप, जिसे आधा व्यंजन अथवा व्यंजन का वास्तविक रूप अथवा हलंत कहते हैं, अथवा हलंत कहते हैं। ठीक है। हलंत का मतलब ही क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम अक्सर बोलते हैं ना, इस हल को ही हम हलंत कह देते हैं कि इसमें हलंत लगा है। नहीं, हलंत लगा नहीं है, वो हलंत है। उसमें क्या लगा है, हल लगा है। जैसे ये क है, इस क में हमने ये लगा दिया, तो अब हम इस पूरे को ही क्या कह रहे हैं, हलंत कह रहे हैं। यानी ये वो वर्ण है जिसमें हल लगा हुआ है, तो इसलिए हलंत कह देते हैं हम इसको। ठीक है। अगली लाइन से पूर्ण विराम लगा के अगली लाइन से लिखिए, हिंदी व्यंजनों की संख्या, हिंदी व्यंजनों की संख्या, हिंदी व्यंजनों की संख्या 39, अब ब्रैकेट में लिखना है 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। होती है। हिंदी व्यंजनों की संख्या 39, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन,
दो द्विगुण व्यंजन होती है। ठीक है, आजकल आपकी परीक्षाओं में इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है कि आपसे पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है या ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, यह पूछ सकता है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, यह पूछ सकता है। या फिर प्रश्न कुछ इस तरह से पूछ लेता है कि यदि हिंदी वर्णमाला से संयुक्त व्यंजन को बाहर कर दिया जाए तो कुल कितनी संख्या बचती है। तो फिर आपके पास विकल्प दिया होता है कि 35 या 33 या 48 या 29। प्रश्न क्या था, हिंदी वर्णमाला से यदि संयुक्त व्यंजन को बाहर कर दिया जाए तो कुल कितनी संख्या बचती है। इसमें से 4 जाएंगे तो 33 बचेंगे। चलो प्रश्न सुनो, हिंदी वर्णमाला से यदि संयुक्त व्यंजन को बाहर कर दिया जाए तो कितनी संख्या बचती है। उत्तर आएगा आपका 48। कैसे, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, इसमें से माइनस करना है आपको 4। आप यहाँ से कर रहे हो, यहाँ लिखा है, मैंने जानबूझ के आपको यही बोला था। तो शब्दों पर ध्यान देना है, ऐसे ही हड़बड़ी में जाके आधा अधूरा कर आते हैं, फिर कहते हैं मास्टर ने बताया नहीं था। अपनी गलती देखते हैं ना। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का मतलब 52 में से कह रहा है, ना कि व्यंजन में से। ठीक है, अगर वो कहे कि हिंदी व्यंजनों में से अगर हटा दिया जाए तब 35 बचेगी। समझ गए ना। ठीक है, चलो अगली लाइन से लिखो, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 ब्रैकेट में क से ह तक होती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 का मतलब यहाँ पे क से लेकर ह तक है, और परंपरागत का मतलब है जो परंपरा से चला आ रहा है, यानी संस्कृत में भी था, पाली में भी था, प्राकृत में भी था, अब भट्ट में भी था और अब हिंदी में भी है ना। इसी तरह से अब कुछ वर्ण जो हैं वो हमारे बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे हिंदी में अगर हम देखें कि हिंदी के नए जो वर्ण हैं वो क्या हैं, जो हिंदी के अंदर आते हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं, और दूसरे हिंदी के अंदर आते हैं जो द्विगुण व्यंजन हैं। तो ये आए हैं, इनमें अंतर। ये हमारे हिंदी में, संस्कृत में नहीं पाया जाएगा आपको। कौन सा, जो हमारे यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है, ये हिंदी में होता है केवल, ये संस्कृत में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से व्यंजनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है उच्चारण के आधार पर। संस्कृत में आपका संयुक्त व्यंजन भी नहीं होता। जैसे संयुक्त व्यंजन दिया है छ, त्र, श्र, ठीक है, और ये ग, इस तरह से। तो संस्कृत में आपके ये व्यंजन भी नहीं है। आप कहेंगे कि लेकिन मैम ये हमने तो संस्कृत शब्दों में इनको देखा है। तो ये क्या होता है, संस्कृत में ये व्यंजन के रूप में नहीं है, ये किस रूप में है, संयुक्त वर्ण के रूप में है। संयुक्त वर्ण के रूप में किस तरह से, आपने वर्णमाला में कभी इस वर्ण को देखा है, पढ़ा है कभी इस वर्ण को, नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आप शब्द लिखते हैं तो यहाँ तो आप लिखते हैं। कभी आपके दिमाग में आया कि जब हमने वर्णमाला में ये पढ़ा ही नहीं है ये, तो ये कहाँ से आया, सोचा कभी? नहीं मैम हमने नहीं सोचा, बस हमने तो रट्टू तोता की तरह रट लिया, जैसा जो चल रहा है बस, है ना। ये हमारा, इसका उच्चारण क्या है वैसे बताओ, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। अब यहाँ दो अलग अलग साउंड आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं विद्या। ये बताओ ये द का साउंड है कि ध का साउंड है? द की ध, पहला के दूसरा? फिर वही दो दो बोल रहे हो। देखो जो इसका उच्चारण दूसरा ले रहे हैं ध,
तो ध आपका ये होता है। अगर हम इसे लिख दें तो इसका उच्चारण क्या हो गया? विधा हो गया। तो यहाँ पे भी ध क्यों बोल रहे हो आप? अच्छा, द बोल रहे हो, तो द बोलते हो तो ऐसे होना चाहिए ना। आप देखो, ध्यान देना यहाँ पे, आप उच्चारण से ही पहचान कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसका शुद्ध उच्चारण नहीं करते। ये दरअसल हमारा क्या है? ये है पी आधा द और या। तो इसका उच्चारण क्या हो गया? ये जो अभी लिखा है विद्या। द पूरा नहीं है उच्चारण, द का उच्चारण य में सम्मिलित हो जाता है, तो इसलिए हम लिखता है। तो ये विद्या है, ठीक है। अब ये संयुक्त वर्ण है, आधा द और य का संयुक्त रूप ही था ये। अब ये तब आया। इसी तरह से संस्कृत में ये जो है, ये आधा क और श का संयुक्त रूप है। इसको हम ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया, शब्द था कक्षा, कहा कि इस शब्द का सही उच्चारण क्या होगा, और विकल्प में आपका दिया हुआ था इस तरह से, आधा क और ये ऐसे। आपका उत्तर ये था। इसकी उच्चारण क्या है? ये कक्षा, हम ऐसे बोलते। तो ये हम इसे लिखते क्यों है इस तरह से? तो ये आधा क और श हमने एक साथ लिख दिया इसको। अब ये ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हमने ऐसे किया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम वर्तनी की क्लास में। वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। बहुत सारे वर्ण हमारे ऐसे आते हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर क्योंकि व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि हमारी हिंदी को पूरी तरह से समझने की बजाय जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो बस ऐसे ही हवाओं में ऊपर ऊपर चीज़ें देखते हैं और व्याख्या कर दी हैं, और उनको ऐसे ही ना किन्हीं चीज़ों पर, किन्हीं शब्दों पर ऐसे रूढ़ हो जाते हैं कि नहीं, ये जो कह दिया ये एकदम पत्थर की लकीर है, अब इससे आगे कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे ही होता है कि जब हम हिंदी में संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, जो हमारे ये चार आ गए, तो कुछ लोग इसे कहते हैं कि नहीं, ये व्यंजन माने नहीं जाएंगे, कुछ लोग इन्हें मानते हैं, कुछ नहीं मान के चलते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारा विवाद रहता है। अब हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए इसके आगे कि प्राय प्रत्येक व्यंजन में, प्राय प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है। प्राय प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है। देखो, ये आपको इस तरह से लिखना है, अस्वर। प्राय प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है, पूर्ण विराम लगा के आगे लिखो, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। इसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाना है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? ये, ठीक है। अब इसमें लिखना है आपको कैसे, जैसे आप व्यंजन पढ़ रहे हैं, एक व्यंजन लेते हैं हम क। इस व्यंजन में जब आप इसे लिखते हैं तो आप हमेशा पाते हैं कि ऐसे लिखा होता है। तो ऐसे लिखे होने का मतलब क्या है कि इसमें अस्वर मिला हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, कई बार ऐसे भी मुझे कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि मैम जब व्यंजन लिखा रहता है, छोटे बच्चों की जो किताब होती है उसमें कभी भी व्यंजन के नीचे हल नहीं लगा होता और हम उसको व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो फिर ये क्या है, सही है या गलत है? बहुत सारी किताबों में आपको इसके नीचे हल नहीं देखने को मिलेगा। व्यंजन दिया हुआ है और वहाँ पे आपका बिना इसके हल के होता है ये। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा रहना और फिर उसे व्यंजन कहना, ये गलत होता है। कब, कहाँ गलत होता है? छोटे बच्चों के लिए नहीं। छोटे बच्चों की किताब में जब लिखा होता है वहाँ इसके नीचे हल नहीं लगा हुआ तो आप उसे गलत नहीं कह सकते। ये किसके लिए गलत है? जैसे इस समय हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारी किताबों में अगर व्यंजन, ये बात ये हो रही है कि ये व्यंजन है
और इन व्यंजन के नीचे अगर हमने हल नहीं लगाया तो ये गलत है, फिर इस समय गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब तो हमें पता है कि व्यंजन का असली मतलब क्या होता है। अगर हमें अभी भी नहीं बताया जाएगा तो फिर तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। फिर प्रश्न उठता है कि छोटे बच्चों को आखिर क्यों नहीं समझाया जाता? तो छोटे बच्चों को इसलिए नहीं समझाया जाता क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। जब हम छोटे बच्चे को पहले पढ़ाते हैं और जब उसको ध्वनि सिखाते हैं, या ये कहें कि मान लो आपके पास, आप हिंदी जानते हो और कोई विदेश से व्यक्ति आया, और वो विदेश से जो व्यक्ति आया और वो आपको ये कहे कि मुझे हिंदी सीखनी है, और आपको उसको हिंदी के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप उसको प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि व्यंजन आखिर है क्या। आप उसको प्रारंभिक अवस्था में क्या सिखाएंगे? ध्वनि। पहले उसको सिखाएंगे ध्वनि कि ये अ है, ये आ है, ये ई है, और फिर जब व्यंजन आएंगे तो उनका उच्चारण आप बताएंगे, और जब उच्चारण बताएंगे तब आप हलंत नहीं लिखेंगे उसके सामने, फिर आप उसको किस में मिलाएंगे? अस्वर में। इसीलिए हमने कहा कि प्राय अस्वर मिला होता है हमारा जब हम उसे पढ़ते हैं, तो फिर तब हम उसका उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, इस तरह से। लेकिन हमारे तो सिर्फ एक स्वर नहीं है, हमारे तो कई सारे स्वर हैं। तो जब और स्वर हम इसके साथ रखते हैं तब इसका रूप कैसे होता है? तो ये तो अ स्वर के साथ है। जब हम क के साथ आ मिलाते हैं तो इसका रूप ये हो जाता है। तो मेरे साथ अब इसे लिख लो, यहाँ पे हम लिखेंगे और ये हमारे सामने ध्वनि आ जाती है। ये आ गई क, ये का, ये की, ये की, ठीक है। इस तरह से कु, कु, इस तरह से हम पढ़ेंगे ये कृ। इसके बाद के, कै, इसी तरह से को, काओ। और अब हम इसके साथ कंग और कहा, क्योंकि ये भी उच्चारण हमारा आता है, कंग और कहा, इस तरह से हम इसे पढ़ते थे। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है। यही होता है वो 12 खड़ी जब आपको बताया जाता है। तो जब भी किसी को, जब हम प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण सिखा रहे होते हैं अपनी हिंदी का, तो हम पहले उसको 12 खड़ी ही सिखाते हैं। अब देखो, इसको 12 खड़ी क्यों कहा जाता है, मुझे इसका कोई अनुमान नहीं है किस लिए कहा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि जब ये 12 खड़ी लिखी जाती है तो उसमें ना लोग इसको नहीं लिखते। अब मुझे इस पे भी आपत्ति है कि आप इसको क्यों नहीं लिखते। क्या आप कृषि शब्द नहीं पढ़ते? भाई, जैसे शब्द है आपका कृषि, आप इसे उच्चारण करते हो कि नहीं करते हो? मान लो आप किसी विदेशी को हिंदी पढ़ा रहे हो और आपने उसको ये ध्वनि पढ़ाई और क्र नहीं पढ़ाया, और अगला ही शब्द उसके सामने आ गया, तो वो कहेगा कि ये इसका उच्चारण क्या करूं? तो आप कहेंगे कि क्र बोलो, तो क्या आपने तो पढ़ाया ही नहीं था वहां पर। तो पता नहीं लोग इसको क्यों इसको हटा देते हैं। इसी बात पे आपत्ति है कि जो बोलते हैं ना कि री नहीं होती, री की मात्रा नहीं होती। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैसे तो मास्टर हैं और कैसे किताब लिखने वाले हैं कि भाई जब कम से कम हम उस चीज को तो लिखें जो हमारे सामने आ रहा है। आपने एक वर्ण देखा होगा, ये संस्कृत का है वर्ण, ठीक है। इसका उच्चारण होता है लिरे, ठीक है। ल के नीचे वही री की मात्रा होती है, लिरे। तो हम किसी भी, अब जैसे हिंदी में हमने सब देखे हैं, किसी शब्द में हम इसका उच्चारण नहीं करते, तो जब हम नहीं करते तो इसको नहीं लिखते। आपने फिर एक और देखा होगा शब्द, ऐसे कुछ लिखा होता है, ऐसे देखा है कहीं इसको? ये मराठी में देखा है, ये यहाँ पे मराठी में भी आता है, और इससे पहले जो हमारी अभ्रंश या अभट कोई भाषा है उसमें भी इसका प्रयोग मिलता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे बहुत पुराने ज़माने की जब हमारी बच्चों की किताबें आती थी तो अलग से ये लिखा हुआ होता था वहाँ पर, उसमें हमने देखा है। तो उस समय क्या था कि हमारी हिंदी ना परिवर्तित हो रही थी, तो कुछ लोग जो अभ्रंश हमारी भाषा है उसमें इसका उच्चारण है, लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब जब हिंदी में इसका उच्चारण खत्म हो गया तो हम इसको नहीं पढ़ते। अब ये बताइए कि क्या आपने कहीं ऐसा कोई शब्द लिख के देखा? नहीं देखा। अब इसका मराठी में होता है। तो जब हमारी हिंदी भाषा में इससे संबंधित कोई शब्द है ही नहीं तो हमें इस वर्ण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारा एक शब्द भी हिंदी में प्रयोग होता तो हम इस ध्वनि को पढ़ते। तो इसी तरह से जब हमारे पास कृषि है, अगर हमारे पास पृथ्वी है
या हमारे पास अगर वृत्त है तो हमारे तो इतने सारे शब्द आ रहे हैं, और इतने सारे शब्द आ रहे हैं तो फिर हम इस ऋणी को क्यों नहीं पढ़ेंगे? स्वाभाविक से बात है, हमें पढ़ना चाहिए। और जो आपको ये कहता है कि भाई नहीं पढ़ना चाहिए, संस्कृत में नहीं है, तो मतलब वो पता नहीं कौन सी भाषा में सीख रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो बात समझ में आ गई ना आपको? तो हम जब पढ़ते हैं तो यही हम बताते हैं, छोटे बच्चों को जब हम बताते हैं उस समय ये पढ़ाते हैं, तो ये इसलिए बताते हैं। अब इसके बाद जब हम ये ध्वनि सुनते हैं तो यहाँ इन सारी ध्वनियों का मतलब क्या है? इन सारी ध्वनियों का मतलब ये है कि जो हमारा व्यंजन है क व्यंजन था हमारा, ये इस क व्यंजन को हमने अ स्वर के साथ मिलाकर ध्वनि बनाई क, आ के साथ मिलाकर का, की, मेरे साथ बोलो, कु, क्री, के, क, को, कौ, कं और कहा। तो इतनी सारी हमारी ध्वनि बन गई एक ही स्वर, एक व्यंजन से पूरे स्वर मिलाकर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने व्यंजन की। तो इस तरह की जो स्थिति है सारे व्यंजन के साथ होती है। तो जितने भी हमारे व्यंजन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे व्यंजन के साथ हमारी ये सभी मात्राएं लगती हैं और इसको इस तरह का उच्चारण प्रदान करती हैं। अब हम बात करते हैं अपने व्यंजन की। ठीक है, आपस में बात मत करो, आगे मुंह पे हाथ रखोगे तो क्या लगेगा, मेरे को पता नहीं चलता है कि बात कर रहे हो। हाँ, उधर बैठ जाओ, बैग इधर रख दो, उधर बैठ जाओ, जल्दी जल्दी ना। अपना बोलने का मतलब क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो। तो ये हमारे व्यंजन, अब हम इनको समझना है। क से लेकर म तक ये हमारे कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अपने चार्ट को पूरा कर लेना जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं। ठीक है, टोटल इनकी संख्या 25 हो गई। ये जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है हमारा कंठ। ठीक है, ये जो च वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है हमारा तालु। ये जो ट वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान है होठ। ठीक है, तो देखो इनका उच्चारण हमारा इसी तरह से होगा जैसे उच्चारण स्थान से होगा जब हम क वर्ग को बोलेंगे। अब इसमें आपको एक चीज और समझनी है कि ये तो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग ये हमने देख लिए। क वर्ग का मतलब ये पांचों वर्ण। ठीक है, च वर्ग का मतलब ये पांचों, ट का ये पांचों, त का ये पांचों और प का मतलब ये पांचों। ठीक है, अब इसके साथ ही इनमें वर्ण हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो जब हम प्रथम वर्ण की बात करते हैं तो क का प्रथम ये, च का ये, ट का ये, त का ये, प का ये। ठीक है, मत करो आपस में बात। ठीक है, गुस्सा आ गया ना मुझे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो हमें पता चला कि प्रथम वर्ण हमारा ये, द्वितीय वर्ण में हमारे ये पांचों, तृतीय वर्ण में हमारे ये पांचों, चतुर्थ वर्ण में हमारे ये पांचों, पंचम में ये पांचों। अब आपको क्या करना है, याद रखना है इनको। कैसे याद रखना है? अगर आपसे कोई पूछे कि ट वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है तो क्या है? ट। अगर कोई पूछे कि त वर्ग का द्वितीय वर्ण कौन सा है, ह। देखो थ नहीं, ए नहीं लगाना है आपको, अ लगाना है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि क वर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन सा है, घ। ठीक है, तो इस तरह से याद रहेगा आपको, ऐसे ही याद करना है। तो ये क्यों याद करना है ऐसे? क्योंकि आगे जब आप इनका वर्गीकरण पढ़ोगे तो वहां आता है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो आप उनको इसी तरह से याद करते हैं कि प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण। अब मान लो अगर ऐसे दे दिया कि ये झ कौन सा वर्ण है, महाप्राण है या अल्पप्राण है, तो अब आप कैसे पता करेंगे इसको जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये प्रथम वर्ण है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। तो आपको पता चलेगा कि ये चतुर्थ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये महाप्राण है। क्योंकि जब आप महाप्राण को पढ़ेंगे तो वो कहेगा कि प्रथम, तृतीय और पंचम ये अल्पप्राण होता है और द्वितीय और चतुर्थ
ये महाप्राण होता है। तो जब आपको पता चल गया कि ये वर्ण चतुर्थ वर्ण है तो मतलब ये महाप्राण है। बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए हम याद करेंगे। दूसरा, हम इसे क्यों याद करेंगे? जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि का नियम आता है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ या पंचम वर्ण से मेल करता है तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाता है? अपने वर्ग के तृतीय में बदल जाता है। अब इस तरह का नियम आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रथम वर्ण, कौन सा तृतीय, चतुर्थ और ये सारी चीजें? तो इसलिए भी ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा प्रथम कौन सा तृतीय है। ठीक है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि आप वर्णमाला अगर सीखते हैं तो संधि में बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाती है। अब इसका हम उच्चारण देखेंगे सबसे पहले कि इसका उच्चारण क्या होता है। तो मुझे बताओ इसका उच्चारण क्या है? सुनाई नहीं दिया? जब बोलते हो तो मुझे सुनाई देता है, तब तो इतनी तेज बोलते हो। बोलो क्या है ये? ट अण और ये अय, कोई कह रहा अय, कोई कह रहा अया। ये देखो, इसका उच्चारण इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ये वर्ण है। ठीक है, वर्ण का ध्वनि बहुत आराम से होती है और इसका उच्चारण है ये। क्या है ये? इसका उच्चारण क्या है इसका? अंग। क्या है उच्चारण इसका? लेकिन अब यहाँ पे देखो, समझना आपको ये बात बहुत अटपटी सी लगेगी। ये कहे मैम ये तो सरासर गलत ही है, ऐसे कैसे हो सकता है? इन पांचों का उच्चारण क्या है? अंग ही है। लेकिन ये कैसे है? जब हम अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं अंग, तो हम कंठ से आवाज निकाल के नाक में लेकर जा रहे हैं। लेकिन पंचमाक्षर क्योंकि हमारा अनुनासिक होता है, ठीक है, इसकी बगल में यहाँ लिख लो, इसको एक और नाम से पुकारते हैं हम, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होगा। तो हम इसका उच्चारण करेंगे जब कंठ से, तो पहले हम हवा को मुख में लेकर आएंगे और मुख से हवा हम वापस नाक में ले जाते हैं, तब इसका उच्चारण होता है। तो यानी हमें ये पता चल गया कि अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमें इसमें मुख का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसकी ध्वनि में परिवर्तन आएगा। क्योंकि केवल नाक में उच्चारण करना उसकी अलग ध्वनि होगी और मुख से नाक में उच्चारण करना उसकी ध्वनि अलग होगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा उच्चारण स्थान जो हमने लिखा था, तो उच्चारण स्थान के आधार पर भी इसमें परिवर्तन होता है। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बात बताई कि इसका उच्चारण या अनुस्वार ही होता है, वो कैसे होता है पहले थोड़ा सा ये समझ लो, ताकि आपके दिमाग में ना ये आ जाए। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली कराती हूँ ना कि किस तरह से। जैसे मान लो आप लोगों ने एक शब्द देखा होगा, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? आपको दिखाई दे रहे हैं? कितनी बिंदी हैं? कुल 2 है। सारे शब्दों पर कुल कितनी बिंदी हैं? 5 है ना। अब देखो इसे, जब हम गंगा को देखेंगे संस्कृत किताब में, ठीक है, या पुरानी किताबों में, तो गंगा हमें ऐसे देखने को मिलता है। ये क्या है? अरे वहां गंगा है तो यहाँ भी गंगा ही है, अब ये गड़ंगा नहीं है। कभी आप इसे ऐसे बोलो ना, वहां गंगा है तो ये गंगा ही है। आप अगर इसे देखेंगे संस्कृत किताब में, अगर चंचल लिखा होगा तो वो इस तरह से लिखा होता है। अगर आप कंठ को देखें तो ये आज भी आप लिख देते हैं ऐसे। संबंध को तो आज भी आप ऐसे लिखते हैं। पांच बिंदी थी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कोई सा भी रिपीट नहीं हुआ, सबके सब अलग। तो 5 बिंदी 5 वर्ण, तो कहाँ से आया ये? अब समझ में आ रहा है कुछ? तो मैंने आपको कहा कि उन 5 का उच्चारण ये है। अगर उच्चारण ये ना होता तो आप इसको ऐसे लिख ही नहीं पाते। तो इसका मतलब उच्चारण है।
क्या होता है? ये पांचवा वर्ण, सारे पांचवे ही तो वर्ण हैं। वो बात आपने सही पहचानी है कि हर वर्ण का जो है वो पांचवा ही है। अब आपको लग रहा है ये चंचल का पांचवा है च का, और यहाँ पे आपको गंगा में दिख गया। अब इसमें कुछ चक्कर है, हाँ गड़बड़ है। अभी दिमाग मत दौड़ाओ, है ना, तसल्ली करो। सारा बताऊंगी कैसे पता चलेगा कि बिंदी में क्या आया। आप सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा भटक गए, बस थोड़ा सा भटक गए, आप सही पहचान नहीं पाए। आपने दादाजी को पहचान तो लिया, लेकिन गलत जगह पे ढूंढा है आपने, है ना। दादाजी वहां नहीं है जहां आप देख रहे हो, इसे हम दादाजी कहते हैं। यही है वो दादाजी और नानाजी वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो पर अभी मैंने यहाँ पे आपको जो बात बताई, अभी आपको यकीन हुआ थोड़ा सा, जो मैंने आपको कहा कि ये इसका उच्चारण यानी ये है। तो अब आप कहेंगे कि मैम मैंने मान तो लिया, लेकिन थोड़ा सा डाउट है। डाउट ये है कि अगर इसका उच्चारण ये है तो ये न और म बिल्कुल अलग हो जाता है उच्चारण, तो ये कैसे है? तो अब ये हम यहाँ पर बात करेंगे। ये संभव होता है, यानी चारों इन पांचों का उच्चारण अलग अलग हमें सुनाई देता है, ठीक है। होता तो एक ही उच्चारण है, लेकिन सुनाई अलग अलग देता है। तो वो किस कारण से? इनके उच्चारण स्थान के कारण से। तो पहला हमारा जो यहाँ पर उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ। तो अब आपको उच्चारण करना है, ये जो पांचों वर्ण हैं इनका उच्चारण कंठ से होगा। तो शब्द है आपका क, ख, ग, घ, ण। अब देखो आपको बोलना क्या है? अंग बोलना है, लेकिन उस अंग को नाक और मुख की सहायता से और कंठ के स्थान से बोलना है। तो जब आप कंठ के स्थान से बोलते हो तो वह आपको अंग ना सुनाई दे के ड़ सुनाई देता है, हल्का आता है। तो मेरे साथ दोहराना फिर, क ख की वजह से, जैसे आप का ख का उच्चारण जिस स्थान से कर रहे हैं वहीं से आपको इसका उच्चारण करना है। क, ख, ग, घ, ण। तो ये ण सुनाई देता है क्योंकि हमारा उच्चारण कंठ से होता है, आगे से नहीं होता, तो ये हमें ण सुनाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा तालु। इसका उच्चारण तालु से होता है। तो च, छ। अच्छा मुझे बताओ, आप सब लोगों को तालु क्या कहाँ होता है ये पता है? कहाँ होता है? मैं जरा फोटो बना लूं तब समझाना मुझे। जैसे मान लो अगर हम बात करें, ये हमारा ऊपर का हिस्सा बना रहे हैं हम, ये दांत है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा, ये आगे के होठ हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया हमारा होठ, ठीक है, ये हो गया हमारा दांत, दंत। अब हमारा इसमें यहाँ पर जैसे हमने कहा ट बोल रहे हैं, ट स्थान, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर मूर्धा। अब मुझे ये बताओ, और ये पीछे जो हमारे यहाँ गले वाला आता है हिस्सा, ये हो गया हमारा कंठ। अब मुझे बताओ कि तालु कहाँ है? कंठ और मूर्धा के बीच में है या मूर्धा और दंत के बीच में है? पुराने छात्र नहीं बताएंगे, आप बहुत चालू बन रहे हो, आपको तो पता चल गया ना। नए छात्रों को बताने दो। हाँ तुम पहली बार पढ़ रहे हो सच में। बताओ, देखो आपने किताबों में पढ़ा होगा, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाह रही हूँ, इसलिए कि जैसे किताबों में आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको देखो, जैसे मैं आपको बताऊंगी ना कि किताबों में ही आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि अरे इन मैम पे एक ही काम है, सबको गलत बता रही हैं, सबको गलत बता रही हैं। मैं सबको गलत नहीं मैं बता रही, मैं जो पॉइंट गलत किताबों में लिखा हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ, और मैं प्रैक्टिकल के साथ बता रही हूँ, प्रूफ के साथ बता रही हूँ कि वो कैसे गलत है। तो आपको जब पढ़ना है ना, मान लो ऐसा होता है कि छात्रों के दिमाग में रहता है कि मैम ने तो नोट्स लिखवाए और हम किसी दूसरी किताब से पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि मैंने जो पढ़ाया वो अलग जा रहा है और किताब में जो लिखा हुआ है वो अलग जा रहा है। तो वहाँ पे छात्र के दिमाग में आने लगता है कि कौन सही बोल रहा है, मैम सही बता रही हैं कि ये किताब सही बता रही है। तो मैं इसलिए आपको वो पॉइंट बताती हूँ कि कुछ किताबों में, देखो मैंने भी किताबों से ही पढ़ा है,
तो ये हो सकता है कि मेरे पास वो किताब आ गई जिस किताब ने मुझे सही ज्ञान दिया है, और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें गलत लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ किताबों में कौन सा पॉइंट कैसे गलत है। तो जैसे आप देखेंगे मार्केट में कुछ किताब ऐसे हैं, जैसे मान लो आपकी लूसेंट ही है, प्रेजेंट का तो मुझे पता नहीं कि प्रेजेंट में उन्होंने सही किया है या नहीं किया है, लेकिन मेरे पास पुरानी किताब है 2017 की। तो उस समय किताब में उन्होंने यहाँ पे तालु बताया है, इस स्थान पे तालु, ठीक है, जबकि तालु जो है वो हमारा कहाँ होता है, दंत और मूर्धा के बीच में ये जो स्थान होता है, यहाँ हमारा तालु होता है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि हमारी भाषा वैज्ञानिक है, और हमारी भाषा वैज्ञानिक में ये है कि कंठ से शुरुआत होती है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ, इस तरह से हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, क्योंकि उच्चारण स्थान वही है। तो कहते हैं ना मुख में भी वैसे ही है, ये बताते हैं कि मुख में भी वही स्थान है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि स्पर्श व्यंजन में उच्चारण स्थान का क्रम क्या है। तो जब स्पर्श व्यंजन में उच्चारण स्थान का क्रम आता है तो उसमें क्रम क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ, ठीक है, ये होता है हमारा। तो इसमें ये क्रम है, ये किसका क्रम है, स्पर्श व्यंजन के वर्णों का क्रम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुख गुहा का भी वही क्रम होगा, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तो मैंने भी पढ़ा था लूसेंट जैसी बुक से ही, तो मैंने भी ऐसे ही याद कर लिया, मैं भी अपने दिमाग में यही बोलती थी कि तालु यहीं पे ही होगा। लेकिन जानते हो मुझे कब ये एहसास हुआ कि हम कितना गलत पढ़ रहे हैं और हमको कितना गलत पढ़ाया जा रहा है, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और मैंने शुरुआत की प्रैक्टिकल करके ही, कि भाई प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमने बोलना शुरू किया। तो जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो क, ख, ग, घ हम बोलते हैं, तो हमारे कंठ पर ही भार पड़ता है। तो वहाँ से हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि ये तो हमारा कंठ है। उसके बाद जब हम तालु के लिए यानी च, छ, ज, झ का उच्चारण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जीभ तालु स्थान को छूती है। अब ये हमें कैसे पता चलता है, तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा कहती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है वो व्यंजन हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। हमें बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम जब च वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ च उच्चारण करने पर हमारे एक स्थान को छूती है। अब वो जिस स्थान को छूती है वो क्या होना चाहिए, तालु होना चाहिए। तो आप उच्चारण करके देखो, च, छ, ज, झ। तो जब आप देखेंगे तो आपकी जीभ ये जो आपका दांत के नीचे वाला हिस्सा है इसको छूती है, तो इसका मतलब यही हमारा तालु है। लेकिन हमें किताब में तालु हमें यहाँ पे दिखा रखा है, तो जब यहाँ पे दिखा रहा है तो उनके अनुसार हमारी जीभ को वहीं पे छूना चाहिए, लेकिन जीभ तो वहाँ पे नहीं छूती। तो बात समझ में आई आपको। अब अगर कोई आपको कहे कि नहीं कंठ और मूर्धा के बीच में तालु का स्थान होता है, तो आप उसको तुरंत टोकना और कहना नहीं, जहाँ जीभ का उच्चारण होता है वो स्थान है तालु। अब जब आप इसी से उच्चारण करेंगे च वर्ग का, तो जब आप करते हैं च, छ, ज, झ, य, अब यहाँ पर आप अनुस्वार का उच्चारण कर लें, लेकिन आपकी जीभ तालु स्थान को छू रही है तो वो इसका उच्चारण य देती है, ठीक है। जब हम बोलेंगे तो वो अया जो हम बोल देते हैं ना, अया कहते हैं तो वो पूरा एक शब्द सा बनता है, लेकिन वो क्या होता है, न्य, इस तरह का उच्चारण देता है जब हम जीभ को छू के अनुस्वार उच्चारण करते हैं। तो हम इसकी मदद से बोल सकते हैं च, छ, ज, झ, य, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी ध्वनि भी हमारी चेंज हो गई। अब इसके बाद अच्छा, इसमें मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ कि ये एक तो ये प्रूफ हो गया च वर्ग से, दूसरा हमें कैसे प्रूफ होता है कि हमारा तालु स्थान यहाँ पर ही है। तो इसके लिए आप जल्दी से फटाफट अपना स्वर देखो। मैंने कल आपको स्वर का व्यंजन कराया था, तो स्वर में देखो जीभ के प्रयोग के आधार पर जहाँ हमने पढ़ा था, ठीक है, स्वर में जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का है, 3। कौन कौन सा, अग्र स्वर,
पश्च स्वर, मध्य स्वर, ठीक है। अग्र स्वर में आपका कौन सा वर्ण है? ई, ई, ए, अ। तो ई दिया है, मतलब आपको ये पता चलता है कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो अग्र स्वर है, मतलब ई, जो जीभ का अगला भाग उच्चारण करेगा वही वर्ण है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो यानी यहाँ पे हमारा कौन सा है? ई का उच्चारण हो रहा है। अब इसके बाद जहां हमने स्वरों का उच्चारण स्थान देखा है वहां पर जाइए, और वहां पर ई का उच्चारण स्थान क्या दे रखा है? तालु। इसका मतलब जब हम ई का उच्चारण करेंगे तो जीभ का ये अगला भाग तालु के नीचे आके वाइब्रेट करेगा। तो जब आप ई बोल रहे हो तो आपकी जीभ कहाँ होती है? यहाँ होती है या यहाँ होती है? मतलब दंत के पास ही होती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये सिद्ध होता है कि हमारा तालु स्थान यहाँ पर है। अब अगर मान लो कि ये यहाँ होता तो ये मूर्धा से भी ऊपर जाती जीभ हमारी फिर आगे की। जैसे हम बोलते हैं ट वर्ण बोलते हैं तो मूर्धा पे मुड़ती है हमारी जीभ, तो इसे मूर्धा के भी पीछे जाती फिर हमारा अगला भाग। तो बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? अब कोई नादान व्यक्ति अगर आपको बहस करे या कहे तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है, ठीक है। तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान क्रम जो है वो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ, लेकिन हमारे मुख का उच्चारण स्थान इस क्रम में नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारा तालु हो गया। ट हमारा क्या आता है? मूर्धा। तो अब ट का उच्चारण करो। ट, ठ, ड, ढ, ण। अब हम अनुस्वार ही बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि ट वर्ग कैसे बोला जाता है? जीभ ऊपर उठ के मूर्धा को छूती है और झटके से नीचे गिरती है। तो वैसे ही हमें ये अंक को बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, तो वो ड़ का उच्चारण हमें दे देती है, इसलिए इसका उच्चारण जो ध्वनि है वो चेंज हो जाती है। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक। इसके बाद आता है हमारा त वर्ग, दंत्य वर्ग। अब इसमें क्या होगा कि जब हम इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो दांत को, यानी जो दांत का जड़ है यानी दांत को छूते हुए उच्चारण करेगी। तो ये त, तो जब हम त बोलते हैं तो हमारी जीभ छूती है त को। त, थ, द, ध, न। अब हम यहाँ पे अनुस्वार ही बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि हम दांत से जीभ को छूकर बोलते हैं तो ये न का उच्चारण उत्पन्न करता है, ठीक है। अब फिर से उच्चारण करके देखो। त, थ, द, ध, न। हम अन ही बोल रहे थे, लेकिन वो क्या आ जाता है? न, ठीक है। इस तरह से अगला आता है हमारा प वर्ग। ये क्या है? हमारा होठ। जब हम होठ से उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या होगा? जब हम इस वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ हैं वो आपस में लगते हैं और झटके से हवा के साथ खुलते हैं। तो हम इनका उच्चारण करेंगे प, फ, प, भ, म। अब हम यहाँ पे अनुस्वार ही उच्चारण कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारे होठ आपस में बंद होकर झटके से खुल रहे हैं तो वो म का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प, फ, प, भ, म। आप उच्चारण करके देखा करो, ऐसे मत छोड़ दिया करो जैसे मैं बता रही हूँ। आपको लग रहा होगा अरे उच्चारण करने में अभी ये समय है हमारे क ख ग पढ़ने का, यही उचित समय है इसको पढ़ने का, क्योंकि ये वो भाषा है जो बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों को समझने वाली चीज़ नहीं है। ये ठीक बिल्कुल वैसे है जैसे आप जानते हैं ना, जब आपका छोटा भाई पैदा हुआ था तो आपने पूछा था सुबह उठ के, मम्मी ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आपकी गोद छिन गई थी। तो आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये तेरा छोटा भैया है, इसे परी दे के गई है। तो आपने मान लिया कि परी दे के गई है उस समय, तो आपने कि भगवान ने भेजा है। अब भगवान ने भेजा है वो आपको, क्योंकि बचपन से भगवान को ऐसा बताया गया तो उनकी आज्ञा मानना आपके लिए एकदम जरूरी है। तो आप बहुत प्यार से उसके साथ रहने लगे। ये तो बड़े होके आपको पता चलता है कि कौन सी परी दे के गई है। तो ऐसे ही ये है, आप जब हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको नहीं पता बचपन में कि इनका उच्चारण क्या है, कैसे है, कहाँ से आए हैं, क्या नहीं, क्योंकि इनको समझना बहुत कठिन है।
तो जब आप बड़े हो गए, जब आप समझदार हो गए, जब आपकी बुद्धि समझने लायक हो गई, तब आपको ये बताया जाएगा कि ये क्या है और कैसे है। इसीलिए हिंदी पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। तो इसलिए कोई आपको आके, मैंने वही कहा ना कि मैं जब बोलती हूँ कि अरे अंग्रेजी तो आप बहुत आसानी से सीख लोगे पढ़ के और ये सारी चीज़ें, ज़रा हिंदी सीख के दिखाओ तो हम जाने, तो वही अच्छा इंग्लिश बहुत सरल है, मैं वही कह रही हूँ। इंग्लिश को आप एक बार, वो उसमें क्या रटना ही होता है, आप रट लोगे। सारे ही अलग मिलेंगे और उसे समझना। बात यह है क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आती। पर एक बात ये भी जानिए कि ये जितना समझ में नहीं आती, उतना ही अगर आपने इसको एक बार समझा तो ये हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। मैंने अभी जो आपको बात समझाई, ये क्या आपको रटनी पड़ेगी? मुझे नहीं लगता कि रटनी पड़ेगी। आपने अगर इस तरह से समझ लिया तो बस आपको एक बार अभ्यास करने की ज़रूरत है, रटनी नहीं पड़ेगी। मुझे यकीन है कि आप अपने पोते को भी पढ़ा दोगे, बेटा तो दूर की बात है, कहोगे ला हिंदी तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना। ये समझ लेना, हम हिंदी माँ कहते हैं ना, जैसे माँ हमारी होती है ना, ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त और डराने वाली, कहती है ना कि आप कोई शैतानी करते हो तो आ तू यहाँ पे, तब तेरी टांगे तोड़ दूंगी, फिर आप आते नहीं हो, तो फिर कहती है नहीं नहीं बेटा नहीं मारूंगी, आ जा, प्यार से बड़ी प्यारी होके बुलाती है, और जैसे ही आप आए पास में फिर उसके बाद कुटाई। तो ऐसे ही ना, माँ ऊपर से बहुत सख्त दिख रही है, लेकिन अगर माँ को आप समझो तो बहुत कोमल है। तो ऐसे ही ये हिंदी है, आपको ऊपर से सख्त दिख रही है, लेकिन जब आप इसे समझना शुरू करते हो तो इससे ज़्यादा सरल कोई और भाषा नहीं है। इसमें विरोधाभास देखने को मिलता है आपको। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब देखो यहाँ से आपके कितने सारे प्रश्न बनते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इतनी देर से मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं आपके? आपका प्रश्न बनेगा इस तरह से कि मान लो आपको दे दिया ध, उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, या इसका उच्चारण वर्ग क्या है, किस वर्ग से आता है। तो उच्चारण स्थान अगर इसका दंत है तो दंते इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है, वर्ग हम आसानी से पहचान लेंगे। तो अभी देखो जहां आपका व्यंजन समाप्त हो रहा है ना, तो उसमें सबसे लास्ट में एक सारणी बनी हुई है। लास्ट में पेज नंबर बताओ। 30 नहीं, प्रश्न उत्तर के पहले 13 यहाँ पे दिख रही है ना ये सारणी हिंदी वर्णमाला की। तो इस सारणी में आपके साइड में लिखा हुआ है, वर्ग भी लिखा, उच्चारण स्थान भी लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसमें अल्पप्राण महाप्राण ये भी करके दिया हुआ है कि कौन सा वर्ण आपका अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो यहाँ से आप ये एक सारणी में ही सारे प्रश्न आपके आ जाते हैं। अब वो पूछेगा कि पंचम को यानी अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो अनुनासिक वर्ण आपके कौन से हैं? ये 5 है अनुनासिक, यानी हर वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? आपका अनुनासिक कहलाता है। तो यहाँ से प्रश्न आ गया अगर कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण को छांटिए, तो पंचम वर्ण देखते ही आप बता देंगे। अगर पूछ लिया कि ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, अगर ये पूछ लिया। अच्छा, एक बड़ा अजीब तरह का प्रश्न आया हुआ है, दिया हुआ था कि ज से लेकर ड तक जो वर्ण है उनमें सबसे बीच का वर्ण कौन सा है। मतलब यहाँ तक, सॉरी, ठ से दिया हुआ था, ये था यहाँ तक कि ज से लेकर ठ तक जो वर्ण है उसमें सबसे बीच का वर्ण कौन सा है। तो आप चलेंगे 1 2 यहाँ पे आ गया, और ये 3, ये 4 और ये 5। तो पीछे से 2, आगे से 2, तो बीच का कौन सा पड़ेगा? ये पड़ेगा। और ये आपको दे रखा था इस तरह से। तो ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए, तभी आप गिनती करके निकाल पाएंगे कि कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए ये आपको सारा याद करना जरूरी है, सारणी आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अगला, ये तो स्पर्श व्यंजन था, अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं हमारे, यार अलावा ऊष्म व्यंजन ये 4 हैं, संयुक्त व्यंजन ये 4 हैं। तो इनको एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन, तो हमने जान लिया, समझ लिया। अब जल्दी से इसकी परिभाषा लिख लेते हैं फटाफट। स्पर्श व्यंजन में लिखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में
जीभ मुख के किसी ना किसी भाग को, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर निकलती है, जीभ मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखो, ये 25 होते हैं, ये 25 होते हैं। ये 25 होते हैं के बाद निर्देशक चिन्ह लगाना है और उसके बाद यहाँ से लिख लो कॉमा लगा के, क ख ग घ ड़ कॉमा करते हुए 25 क से लेकर म तक लिख दो जल्दी से फटाफट। आपके पास लिखा हुआ है, देखकर भी लिख सकते हो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं और ऐसे तो आपको ये याद ही हैं, देखने की जरूरत ही नहीं है, लिख दोगे ऐसे ही। देखो एक बात और याद रखना आप लोग, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, जैसे किताब में आपका नोटबुक में जो लिख कर दिया हुआ है, और जिस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, उस समय बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बोलती हूँ जो किताब में लिखी हुई नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट, जैसे मान लो मैंने आपको कोई प्रश्न करके बताया, ये प्रश्न ऐसे आ सकता है, तो आप अक्सर उस पॉइंट को ना लिख लिया करो, चाहे कहीं पे भी। वैसे तो आपकी नोटबुक में मैंने जगह जगह पर खाली स्थान दिया ही है, पेज जैसे इसमें भी आपको लास्ट में दिया हुआ है, वर्णमाला के अंत में दिए हुए हैं, तो इस तरह से आपको लिख लेना चाहिए। और नहीं तो आप लोगों को ऑफर दिया गया है, मौका दिया गया है कि ऑनलाइन भी आपका बैच आप लोगों को अपना एक्टिवेट करवा लेना है, तो इसलिए कि जब यहाँ पे क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कभी आपको लगे तो पूरे लेक्चर को सुनना है, ठीक है, ध्यान से। अब जैसे क्या होता है, हमारे ऑनलाइन में कुछ छात्र करते हैं, अब जो इस समय लाइव देख रहे हैं तो वो तो मेरी ही स्पीड से चल रहे हैं, वही वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन कुछ छात्र क्या करते हैं कि डबल स्पीड में पढ़ते हैं, डबल स्पीड लेकर, या एक और दूसरा होता है कि जैसे मैंने कुछ बताने लगी तो तुरंत आगे 10 सेकंड के लिए बढ़ा दिया, फिर 10 सेकंड के लिए बढ़ा दिया, ऐसे देखते हैं, तो इसको कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान। और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी आपको सही रास्ते पर नहीं पहुंचाता, तो इसलिए ऐसे कभी नहीं देखना, मेरी क्या किसी की भी क्लास मत देखना, क्योंकि आपके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, सब्र, एक पेशेंस, जो पेशेंस होता है ना, वो आपके अंदर जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। लिख लिया आप लोगों ने ये? चलो दूसरा आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, इसको समझेंगे। लिखो इसकी परिभाषा, अंतस्थ व्यंजन क्या कहता है। लिखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच में होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है।
ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं के बाद निर्देशक चिन्ह लगा के य र ल व। चलो देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, इसकी परिभाषा ने कहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो देखो ये बात तो मेरी समझ से परे रही, ये परिभाषा मुझे कभी समझ नहीं आई कि बीच में उच्चारण कैसे है। ठीक है, तो बहुत मैंने कोशिश की सर्च करने की। जैसे हम स्पर्श व्यंजन को समझते हैं कि जीभ को छूकर, यानी जीभ उस स्थान को छूती है यानी स्पर्श करती है, तो इसलिए स्पर्श व्यंजन कहा। अब ये बीच में उच्चारण इनका कैसे, स्वर और व्यंजन के बीच में कैसे, तो वो चीज़ हमें नहीं समझ में आती कि बीच में कैसे। य का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से तो होगा ही नहीं, और जब होगा तो स्वर की सहायता से होगा, तो ये व्यंजन से कैसे अलग हुआ और स्वर के नज़दीक कैसे हुआ, तो ये समझ से बाहर है। लेकिन बहुत रिसर्च करने पे ये पाया कि हमारी जो संधि है, जब हम संधि में कुछ वर्णों का परिवर्तन करते हैं, कुछ स्वरों का परिवर्तन करते हैं, तो वो कुछ व्यंजन में परिवर्तित होती है। तो जिन व्यंजनों में परिवर्तित होती है वो ये व्यंजन हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा ई या ई होता है वो किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है। जैसे हमारा ऊ और ऊ होता है तो वो किस में बदलता है, व में बदल जाता है। हिंदी में जैसे री है, ये री हमारा र में बदल जाता है। अब संस्कृत में, ये तो हिंदी में परिवर्तन होता है, संस्कृत में क्या होता है कि जो आपका ल है ये किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है। तो हमने यहाँ पर ये पाया कि शायद इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया होगा, क्योंकि इनका परिवर्तन इसमें होता है जब हम संधि करते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए इनको अर्ध स्वर की भी मतलब एक इनको कहा गया है कि ये अर्ध स्वर होते हैं, तो इसलिए भी हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनकी परिभाषा को ऐसे ही याद रखना है कि जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इनमें इनका उच्चारण स्थान देखना है, ये तो वर्ण है आपके, इनका उच्चारण स्थान यानी जो य है इसका उच्चारण स्थान है तालु। जब हम बोलते हैं य तो हमारी जीभ य के नीचे आके वाइब्रेट होती है, सॉरी तालु के नीचे आके वाइब्रेट होती है, इसका वर्ग तालव्य हो जाएगा। जब हम बात करते हैं र की तो दंतमूल, दंतमूल का मतलब मसूड़ा, जब हम र उच्चारण करते हैं तो र के उच्चारण में हमारी जीभ दांत के जो मसूड़ा है उसके पास जाके अंदर की ओर लुढ़कती है, तब हम बोलते हैं र। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ऐसे ही उच्चारण करना है, तभी आप शुद्ध र का उच्चारण कर पाएंगे। यानी मसूड़े के पास ले जाकर आपको अंदर की तरफ जीभ को लुढ़काना है। और जब आप बोलते हैं ल, तो ल का उच्चारण करने में हमारे जीभ का अगला भाग मसूड़े पर टिकता है और हवा जीभ के दोनों ओर से बाहर निकलती है, तब हम बोलते हैं ल। ठीक है, जब हम व का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान है ऊपर के दांत और नीचे का होठ। तो इसमें क्या होता है कि जब हम बोलते हैं व, तो व के जो ऊपर के दांत होते हैं उनके नीचे होठ थोड़ा राउंड शेप में आता है, तब हम व का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इनका इस तरह से उच्चारण स्थान होता है। तो अब जो ये र है, इस र को एक और नाम दिया जाता है, नाम है लुंठित। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया कि निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है, तो हिंदी वर्णमाला में लुंठित वर्ण र ही है। ठीक है, अब क्यों लुंठित का, लुंठित का मतलब क्या होता है, ये वे वर्ण होते हैं जो दांत के मसूड़े के पास आकर जीभ अंदर की तरफ लुढ़कती है, तो उनका उच्चारण जब होता है तो वो लुंठित वर्ण कहलाते हैं। तो ऐसा वर्ण हमारे पास कौन सा है, एक ही है, ल, सॉरी र। अब जो ये ल आता है इसका दूसरा नाम है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है, यानी पार्श्विक वर्ण कौन सा है कि जो वर्ण, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ हवा को आगे से अवरुद्ध करती है और हवा जीभ के पास से गुजरती है,
उसे हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो जब हम ल का उच्चारण करते हैं, ल को हम बोलते हैं, तो जीभ हमारी आगे हवा को अवरुद्ध करती है ऊपर उठ के, और हवा जीभ के दोनों ओर से बाहर निकलती है, तब हम ल का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए पार्श्विक वर्ण भी हमारा एक वर्ण है। तो परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो वो वर्ण हमारा कौन सा है, ल। और जब बात होती है लुंठित वर्ण की, तो वो कौन सा है, र। अब इसके बाद व और य, इन दोनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब देखो एक बात समझना, यहां से आते हैं आपकी परीक्षा में दो तरह से प्रश्न। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अब इसमें प्रश्न अलग अलग से आता है। ऑनलाइन में छात्र कह रहे हैं कि मैम फुल नोट्स बुक चाहिए। बेटा आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके ऑफिस में बात करें, आपको पता चल जाएगा। ये लिख लो, लिख लिया ये? अब समझ लो कि इससे प्रश्न आपका कैसे आता है और आपको उत्तर कैसे देना है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं, और विकल्प आपका दो तरह से होगा। एक बार आपको ऐसे दे सकता है, स्पर्श व्यंजन को अर्ध स्वर कहते हैं, बी अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर कहते हैं, सी ऊष्म व्यंजन को, डी संयुक्त व्यंजन को। ठीक है। दूसरा इसमें विकल्प आता है आपका इस तरह से, य और ल को बी में दिया होगा, ल और र को या सी में दिया होगा, य और व को डी में दिया होगा, व और र को। अब देखो दो तरह से उत्तर आएगा, तो आपको उत्तर कैसे देना होगा? जब ये आएगा तो आपका उत्तर क्या होगा, अंतस्थ। ठीक है, जब ऐसे दिया होगा, क्योंकि इसमें या ला व चारों होंगे। और जब कभी ऐसे आएगा तो आपको ल वर्ण काटना है लुंठित वर्ण के आधार पर, तो ये कट गया, ये कट गया। और र वर्ण काटना है आपको, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ल वर्ण काटना है पार्श्विक वर्ण के आधार पर, और र वर्ण काटना है लुंठित वर्ण के आधार पर। ठीक है, तो विकल्प कट गया, बचा आपका य और व। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, य और व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब परीक्षा में आएगा तो उत्तर कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही करवाऊं या आगे पढ़ने की हिम्मत है? नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसके आगे करेंगे। और ध्यान रखना मैं छुट्टी नहीं रख रही हूँ।